बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पहले मौजू में हम बात करेंगे खान साहब के उन बयानात के हवाले से जो माजी में देते रहे हैं। वो माजी में जो कारोबारी शख्सियात की हौसला अफजाई करते रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जाके मुलाकातें भी करें और अपने मसाइल जो है उनके तदारुक के लिए उनसे ही हल का तकाजा भी करें। एक कारोबारी शख्सियत या कुछ कारोबारी शख्सियात ने कुछ दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की, और आर्मी चीफ से मुलाकात का बुनियादी तौर पे मकसद यही था क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी हालत है इसके अंदर कब तक बेहतरी आएगी, ख़ास तौर पे हम IMF प्रोग्राम में कब तक चले जाएंगे, इस पर कुछ डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। उसके अंदर वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। ये मुलाकात कुछ घंटे तक जारी रही और उसके बाद फिर जो तासुर मिला बड़ा पॉजिटिव तासुर था, और यकीनन बिज़नेस कम्युनिटी को ये तासुर मिलना चाहिए, अदरवाइज़ ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा तो PTI की जानिब से जनाब तनकीद का एक सिलसिला रहा। उन्होंने कहा कि जो कारोबारी शख्सियात आर्मी चीफ से जो मिली हैं ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए मिली हैं। तो उसमें फिर जो बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा जनाब ये इमरान खान साहब के दौर में हमें कहा जाता था कि आप अपने मसाइल के हल के लिए ना सिर्फ आर्मी चीफ से मिलें बल्कि आप तो DG ISI से भी मिल सकते हैं। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उनके दौर में यानी PTI के दौर में कारोबारी शख्सियात अगर आर्मी चीफ और DGI से मिलें तो वो ठीक, लेकिन बाकी अदवार में मिलें तो वो गलत। ये सवाल बनता है यहाँ पे। और दूसरी फिर बात यहाँ पे ये भी आती है कि कारोबारी जो शख्सियात हैं और जो कारोबारी मामलात हैं इनके हवाले से यकीनन उनको जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं अगर उस पर उन्होंने मुलाकात करके कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उससे उनको जवाब मिला तो इसमें क्या कोई कदगन लगाई जानी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो जनाब ये आता है कि ये बाकायदा सिलसिला कब शुरू हुआ आर्मी चीफ के साथ बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातों का, इस पर हम बात करेंगे। और खान साहब जो कि यूटर्न के जिनको माहिर कहा जाता है, वो कभी अमेरिका की बात करते करते वो कहाँ से कहाँ निकल आते हैं। और इसी तरह से वो पहले कहते हैं जी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी रिजीम चेंज के अंदर, बाद में वो कहते हैं नहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं थी, ये तो लोकल ही सारा काम किया गया था। अब जो कारोबारी शख्सियात के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ आया उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट के तारुफ करवा लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जनाब आज हमें ज्वाइन किया है मुर्जा सोलंकी साहब ने, आप स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, आगा इकरार हारून साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं सज्जाद अनवर साहब और आज़म चौधरी साहब। जनाब आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। मुर्जा सोलंकी साहब, पहला सवाल सर आपसे होगा मेरा, ये फरमाइएगा कि रजीम तब्दीली साजिश अमेरिका से होते हुए बिजनेस कम्युनिटी तक आ गई, क्या ज़ाती मफाद के लिए हर इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त बयानिया है सर? बात यह है कि खान साहब जो हैं उनकी सियासत आजकल एक भटके हुए बहरी जहाज़ की तरह से है गहरे समंदर में, जिसका कुतुब नुमा जो है वो खो गया है। उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने मशरिक़ किधर है मगरिब किधर है, तो वो इस तरह की जो बयानबाजी जो है वो करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने ख़ुद ही अपने इब्तिदाइये में बता दिया कि जब वो हुकूमत में थे तो वो क्या फरमाते थे, बल्कि वो तो इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने तकरीरों में इंटरव्यूज़ में ये कहा कि हमारा हाल तो ये था कि पार्लिमान के इजलास के लिए, बजट के इजलास के लिए, अहम उमूर की कानून साजी के लिए हमारे इत्तेहादी और हमारे अरकान को बुलाने के लिए हमें एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी जी, वरना हमारी गिनती पूरी नहीं होती थी। आजकल जो उनके बड़े लीडर हैं और वज़ीर इत्तलाआत भी रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा, टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि हमने अपनी पूरी सियासत जो है वो आउटसोर्स की हुई थी। अब जो खुद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कहा कि नैब भी कोई और चला रहा था, ये जी जो काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था वो भी हमारी मर्ज़ी से नहीं आया। तो मतलब वो सिर्फ वहाँ पर एक फरमाइशी एक तौर पर वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सारी हुकूमत कोई और चला रहा था। और वो साहब और वो जमात अचानक सिविलियन सुपरमेसी का झंडा उठाकर सामने आए। आपने खुद मिसाल दी कि उनके दौर में यही बिजनेसमैन खुद उन्होंने कहा कि जी हम मिलते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा
ज़रा कुछ मुख्तलिफ भी हुआ। जी। इस मुलाकात में मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना साथ बैठे थे। ये कोई तख्लिया वाली मुलाकात नहीं थी। ये ऐसा नहीं था कि बिजनेसमैन जाके आर्मी चीफ के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की। वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, पाकिस्तान जो है उसकी सियासत और रियासत का एक माजी है, एक तारीख का बोझ भी है। ये वो मुल्क है जहाँ पर आधी हमारी तारीख जो है वो बराह रास्त फौजी हुकूमत में गुजरी है। तो अब अगर कुछ लोग, कुछ इदारे, कुछ अफराद करें कि भाई हम सियासत से दूर हटना चाहते हैं, तो इमरान खान जो है वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उनको घसीटना चाहते हैं। आप ये भूल गए कि चंद दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी उनको कि जी आए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आए और हम मिलके मुल्क की सियासत और दूसरे मामलात हल करते हैं, तो इन्हीं खान साहब ने जो आज सिविलियन सुपरमेसी का झंडा उठाते हैं, उन्होंने फरमाया था कि जी मैं तो इनसे बात क्यों करूंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा जिनके पास ये जाते हैं। तो ये तो आज भी मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरह से हमारी कोई मुलाकात हो जाए। पिछले जो आर्मी चीफ थे उनके साथ खुफिया मुलाकातों की तफसीलात सामने आ गई हैं, और जो मौजूदा है उनके साथ भी जो ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तफसीलात भी आ जाएंगी और होशरुबा तफसीलात होंगी। जनाब शरीफ साहब, ये फरमाइएगा, आप कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से ही जो उनका बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कभी भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से, मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात का जो है उसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो 3 मार्च को खान साहब ने इंटरव्यू दिया था कि आर्मी चीफ लगता है कि उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और उनसे कोई मुलाकात, मतलब वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर ये किस तनाजुर में दिया था? देखिए, फवाद चौधरी साहब के जो बयानात होते हैं ना, उनको तो वैसे भी सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखना ये चाहिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब की कोशिश तो इमरान खान साहब के बयानात को सीरियस लेना चाहिए। जाहिर है लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर, जो यू-टर्न की तारीख है उनकी, वो तो है, लेकिन बयानिया तो उनकी तरफ से बनता है ना। अच्छा, उनकी तरफ से जो बयानात उनकी तरफ से आते हैं वो उनकी सोच की अक्कासी करते हैं, वो बताते हैं कि वो इस वक्त सोच क्या रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो साइफर वाली साजिश करके का बयानिया पूरा बना के वो इक़्तिदार से निकले, फिर उसके बाद वो अवाम में चले गए और फिर वो अवामी ताकत के पे यकीन ना किया, उसके बावजूद वो जनरल बाजवा को कहते रहे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, उनको मीर जाफर, मीर सादक कहते रहे, और उसके बावजूद वो 2 खुफिया मुलाकातें उन्होंने की। पहले उससे इनकार किया गया, उसके बाद उन मुलाकातों को फिर इमरान खान साहब ने खुद इकरार कर लिया था। वो ये ऐसे ही है कि जैसे तोशाहाना वाली घड़ियों का था कि उनके सपोर्टर और उनके सारे लीडर कहते थे वो लीडर जिसकी शर्ट 2-2 करोड़ की बिक जाती है साइन की, वो तोशाहाना से घड़ियां लेगा। और इमरान खान ने कहा हाँ मैंने ली है। फिर उन्होंने कहा वो क्यों बेचेगा, इमरान खान ने कहा हाँ मैंने बेचा है। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी जनरल बाजवा से मुलाकात करने की कोशिश की थी और 2 दफा मुलाकात उनकी हुई, और उस मुलाकात में वो उनको यही कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, आप इनकी हुकूमत को खत्म करें और इलेक्शन करवाएं, जिस पे जनरल बाजवा साहब ने ये कहा था कि मैं इनकी हुकूमत क्यों खत्म करूंगा। वो मुलाकात, इस वजह से वो डेडलॉक पैदा हुआ। फिर उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ एक बयानिया बनेगा, वो जो साइफर वाला चला था कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने पीडीएम के साथ मिलकर साजिश की, पैसे बांटे, वो फिर जनरल बाजवा पे आ गया कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा और अमेरिका ने आके पाकिस्तान के अंदर ये साजिश की, जिसमें अब बिजनेस कम्युनिटी को भी शामिल कर दिया गया। वो एक मुलाकात हो गई है, तो उसके बाद अब वो कह रहे हैं नहीं ये बिजनेस कम्युनिटी थी जिसने जनरल बाजवा को जाके कहा कि इमरान खान को हटाएं। तो इमरान खान साहब की मुलाकात की कोशिश सदर ममलिका साहब ने की, वो उन्होंने कोशिश की कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो जाएं, वो जाके मिलें। इमरान खान क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं मिलना चाह रहा हूं, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं। एक कोशिश है, एक फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो अभी भी अवामी ताकत पे, वो कह तो रहे हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर हूं, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर आया हूं, 4 सूबों में मेरी पॉपुलर, लेकिन उसके बावजूद वो अवाम की ताकत पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बैसाखियों का सहारा लेते रहे। तो अभी भी वो चाह ये रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो सियासत में अपना किरदार अदा करें, मुझसे मुलाकात करें, किसी तरह ये हुकूमत अल्लाह ने खत्म आपको करें। न्यूट्रल रहने का हुक्म नहीं नहीं दिया अब, दिया। लेकिन वो ये नहीं स्टेटमेंट न्यूट्रल, मेरा ख्याल है खान जी, साहब की थी। खान साहब की थी, लेकिन अभी वो फिर चाह रहे हैं कि पहले कहते रहे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, फिर उनको कहा न्यूट्रल रहें, अब फिर वो चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ना रहें, वो मेरे लिए आके फिर इलेक्शन में कुछ उसी तरह का काम करने की कोशिश करें जैसे 2018 में किया गया था।
जैसे 2018 में किया गया, फिर क्या बात माने और क्या बात ना माने। जनाब आदम चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा बिजनेस कम्युनिटी क्यों चाहेगी कि उसके कारोबार का तख्ता हो, मुल्क के अंदर सियासी भौचाल आए तो यकीनन जो सबसे ज़्यादा हिट होता है एक आम आदमी होता है और दूसरा बिजनेस कम्युनिटी होती है। तो अब बिजनेस कम्युनिटी को भी खान साहब और उनकी जमात जो है वो रगड़ा दे रही है और किस चीज़ की सज़ा दे रही है? अगर उन्होंने मुलाकात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ले लें तो इसमें क्या हर्ज है? क्या खान साहब के दौर में मुलाकातें नहीं होती थी? अगर वो जायज़ हैं तो अब की मुलाकातें नाजायज़ क्यों हैं जनाब? देखिए, आर्मी चीफ से मुलाकात करना ना कल नाजायज़ था ना आज नाजायज़ है। देखें, वो फ़ौज का सरबराह है और फ़ौज के सरबराह से अगर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मुलाकात करते हैं, एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी क्या पूरे पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तशवीश पाई जाती है। तो अगर उन लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कोई डिस्कशन वहाँ पे की और वज़ीर ख़ज़ाना की मौजूदगी में की, तो ये तो मेरा ख्याल है उनका हक़ बनता है। दूसरा ये है कि जो हमारा ताजर तबका है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी सिक्योरिटी, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। जब तक जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा किसी का तो वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? आप देखें कि पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि वहाँ पे खुदा न खासा पाकिस्तान के अंदर उनको सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, उनकी जान और उनके माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, इसलिए वो पाकिस्तान आने से कतराता है। और अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त ताजर यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है या सनतकार बिज़नेस कर रहा है वो आर्मी चीफ से मुलाकात करता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। ये तो पीटीआई वो आपने दुरुस्त कहा अपने शुरू में ही कि इमरान खान साहब के दौर में अगर वो मिलते थे तो वो जायज़ था और आज मिलते हैं तो वो नाजायज़ है। तो मेरा ख्याल है हर शहरी का हक़ है कि वो मुलाकात कर सकता है, इसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है, खान साहब जो है वो सियासत की मेरा ख्याल है जिस इंतहा पर जिन चीज़ों को लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को सीधा करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म चीज़ें जो है पाकिस्तान को सीधा नहीं कर सकती, अब हमें बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर जाना पड़ेगा और उसके लिए पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी और सब लोगों को मिल के अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सोलंकी साहब ठीक कह रहे थे कि खान साहब अगर दरमियान में प्राइम मिनिस्टर साहब दावत दे रहे हैं, खान साहब नहीं आ रहे मिलने के लिए या मुलाकात नहीं करते, तो इससे क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? चीज़ें तो तब ठीक होंगी जब खान साहब भी साथ बैठे, हमारी अफवाज पाकिस्तान भी साथ हो, हमारी जुडिशरी भी साथ हो, हमारी अवाम भी साथ हो, क्योंकि ये रियासत का मामला ये किसी फ़र्द वाहिद या किसी एक जमात की सियासत का मामला नहीं है। अगर रियासत को ठीक करना है तो सबको एक पेज पर इकट्ठे होना पड़ेगा। आगा साहब वो फरमाते हैं, पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के असल मसाइल का बड़ा हिस्सा इन ग्रुपों के मफादात हैं। ये किन ग्रुपों के मफादात हैं? यानी अगर कोई बिज़नेस कम्युनिटी जाकर आर्मी चीफ से मुलाकात करती है, वो ये तस्करा करती है कि जी फ़्लाइट ऑफ कैपिटल इस तरह से हो रहा है कि डॉलर स्मगल हो रहा है, 50 लाख डॉलर जो है वो डेली अफगानिस्तान जा रहा है, ये खबरें भी आती हैं। तो बॉर्डर के अंदर कुछ मैनेजमेंट ठीक की जाए। केपीके के अंदर बनू का जो ताजर है वो भी बड़ा परेशान है, आपके बाकी जो अजला हैं उनके ताजर बड़े परेशान हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये जो इनको एक ग्रुप करदान देना और ये कहना कि जी ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इनके मफादात की वजह से पाकिस्तान मसाइल में गर्दाब में है। देखिए इसमें बड़ी अपने सिरे हासिल बहस कर ली है। जहाँ तक ग्रो की बात होती है, पॉलिटिशियन भी ग्रो होते हैं, इस तरह ब्यूरोक्रेट भी ग्रो होते हैं, ट्रेडर भी ग्रो होता है। तो ग्रो होता है मुख्तलिफ एक ग्रुप होता है लोगों का, उनके इंटरेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो हर ग्रोह के होते हैं। माशरा ग्रोहों पे ही बेस करता है और हर ग्रोह के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन ग्रोह इन टोटो एक्चुअली अपने माशरे का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करते हैं। आज अगर आपके ट्रेडर्स ये परेशान हैं, आपने जो बातें की थोड़ी सी आने से पहले मैंने भी कुछ लोगों से बात की, आपने वो बात छेड़ दी, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। जो आपका डॉलर स्मगल हो रहा है 50 लाख नहीं हो रहा है, 2 अरब हो रहा है। एक रिपोर्ट है तो ज़्यादा ही होगा, 2 अरब हो रहा है। बोस्तान साहब इसके ऊपर कह चुके हैं। और हो कहाँ से रहा है? सारा का सारा अफगानिस्तान। वहाँ पे बैठे कौन हुए हैं? सिक्योरिटी किसके पास है? अदारों के पास है। तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा ना।
2 अरब अगर डॉलर हर निकल जाता है, और एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है अब IMF के लिए, वो कह रहा है कि ग्रे मार्केट का रेट रख लें आप डॉलर का, ये अफगान बॉर्डर का रखें। मैं आपको बताने लगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक मैंने पाकिस्तान के मीडिया में नहीं देखी है। ग्रे मार्केट का रेट रख ले। ग्रे मार्केट क्या है? आज डॉलर था वहां पे अफगानिस्तान में 321 रुपए। ग्रे मार्केट वो कहते हैं कि यहां से जो डॉलर स्मगल हो रहा है उसका एक रेट निकालने और डॉलर को उस रेट पे ले जाए ताकि स्मगलिंग खत्म हो जाए। ताकि स्मगलिंग खत्म हो। स्मगलिंग ग्रे मार्केट रेट रखने से खत्म होगी, या जो वहां से देखिए चेक्स करने पे। बात ये है कि एक इस तरह हर चीज अगर पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी तो फिर हमें गार्ड करने की क्या जरूरत है? फिर खोल दें, फिर बॉर्डर खत्म कर दें। तो ये तो अब हो रहा है। तो क्या गलत किया बिजनेस कम्युनिटी ने बात करके? आ रहा हूं, क्या ट्रेडर अगर ये बात पूछना चाहते हैं तो कोई बुरी बात है? क्या ट्रेडर ये बात पूछना चाहते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इस बात की, क्या ये ट्रेडर ये बात पूछना चाहते हैं कि कब तक पाकिस्तान जो है इस टर्बुलेंस में रहेगा, और ये एक नया अपना जो चीज आ रही है इलेक्शंस की, इसको अपना जो है वो इकोनॉमी को और बैठा देगा? क्या ट्रेडर का ये जिम्मेदार अपना हक नहीं मानते कि वो बातें पूछे? किससे पूछे? वो अदालतों से पूछनी है ना, रियासत से पूछना है, पॉलिटिशियन से पूछना है, बाकी चीजों से पूछना है, स्टेक होल्डर्स से। देखिए बात ये है, एक दुकानदार, मैं बड़े दुकानदार की बात में, बहुत छोटे दुकानदार की बात कर रहा हूं, रिटेलर्स, अब रिटेलर उन्हें कह लें, जो परचून महल्ले गली फरोश। महल्ले में परचून की हाँ, दुकान है, सही। जिन्होंने घर में डाली हुई है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, जिससे 11-12 हजार रुपया किराया देना है, और सेल टैक्स लगा कर दिया आपने 18%, और आपने ब्यूटी अपना ये चीजों पे जो औरतें Cosmetics। उसमें आपने कर दिया 25%। दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, तो वो किराया कैसे देगा? 12,000 रुपया अगर वो, मैं छोटी सी दुकान कह रहा हूँ जिसमें 2 बंदे खड़े हो सकते हैं, और वो भी किसी टूटी फूटी गली के अंदर, मैं किसी बड़ी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजली का बिल है, उसको समझ ही नहीं आता है, 22 रुपए से जंप करके 32 रुपए पर यूनिट चला गया है, उससे जिंदा रहना कि नहीं रहना है? किससे पूछे भाई? वो ऊपर आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल है वो सारा पैसा लगा दे इलेक्शनों के ऊपर, और फिर आप हंस के दिखा दें कि जी हम क्या करते, ये तो हमारी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जिम्मेदारी थी। ये क्वेश्चन कौन किससे पूछेगा? मैं और आप तो पूछ सकते हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडर ने तो पूछना है ना, रियासत से पूछना है। रियासत से मुराद सिर्फ पॉलिटिशियन जो होती है, रियासत बड़ा इन टोटो होती है बहुत। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कहता हूं, हमारा ट्रेडर चाहे वो इतना सा छोटा है चाहे वो इतना बड़ा है, वो 2 चीजों से सख्त परेशान है, 3 चीजों से जी। एक बात है डॉलर के फ्लाई जो रुक ही नहीं पा रहा है, यानी कि इन्होंने ये जो एक्सचेंज वाले हैं, मनी एक्सचेंज वाले, इन्होंने इवन शहर तक बताए हैं कि फलाने शहर में पहले डॉलर लैंड करता है और वहां से कहा जाता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है, ग्रीन चैनल फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर नहीं पकड़े जा रहे लोग। उसके बाद दूसरी बात इलेक्शन से, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त स्टेबलाइजेशन चाहिए, और तीसरी बात वो यही पूछना चाह रहे हैं कि ये मामला कब तक चलते रहेंगे, हुकूमतों को लाने की और बिछाने की और लेके जाने की और लेके आने की, अब कहीं रुक जाना चाहिए हमें। तो आप कह रहे हैं कि जी जो मुलाकात हुई है उसके अंदर जो सैलिएंट फीचर्स हैं, वो पॉइंट्स वो सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं हुई है, मैक्रो लेवल पे, ये जो आपने अभी बात की थी, मेरे अपना दोस्त ने खान में, सॉरी अपना इन्होंने आजम साहब ने की थी, सवाल, सॉरी मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, सवाल इस वक्त ये है पाकिस्तान की सालमियत का, सवाल इस वक्त ये नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, डॉलर का रेट आज क्या है, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक ट्रेडर, एक आम आदमी कंसर्न है कि चीजों को एक दफा तय कर लिया जाए। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, हम बड़ी मेहनत करके एक थोड़ी सी इकोनॉमी को उठाते हैं, तो एकदम एक हवा आती है और समझ नहीं आता क्या हो गया। वो उस हवा के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें इंश्योर करें कि अब हवाएं नहीं आएंगी, हम आपको पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल देते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे ये मामला तय किए जाए। सबसे बड़ी इशू है इस वक्त डॉलर की फ्लाइट, सबसे बड़ा इशू है नेशनल सिक्योरिटी में। कहते हैं जी इकोनॉमी को बड़ी अहमियत हासिल है, और अगर इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, सही समत पे नहीं चल रही, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक होती है। तो मेरा ख्याल है जो कारोबारी हजरात का मिलना है वो इसी तनाजुर में भी लिया जा सकता है। सजाद साहब, कोई मौका हाथ से PTI वाले नहीं जाने देते जिसके अंदर वो इदारे को, बिलखुसूस हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको आड़े हाथों ना लें या उनके ऊपर दुश्मनाम तराजी ना करें। सारी कब सिलसिला ख़त्म होगा? इसका नुकसान हमें कितना हो चुका है? क्या इसकी भरपाई PTI कर पाई? जितना वो डैमेज कर चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तकरीरों के ज़रिए, फिर बार बार पैमरा को इंटरवीन करना पड़ता है कि आपके पास कोई एविडेंस है नहीं और आप नाम लिए जा रहे हैं लोगों के। कब रुकेगा सारी ये सिलसिला?
दरअसल यासर पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उनको आज तक जो भी मिला है वो इन्हीं अदारों के ज़रिए मिला है। ये जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी माजी में, और इमरान खान साहब को सेंटर स्टेज पे जब बिठाया गया था, तो उसमें आपको और सबको पता है कि सियासी इंजीनियरिंग की गई थी, अदारों की तरफ से एक इंटरवेंशन की गई थी और उनको लेकर आए थे। तो अब इमरान खान साहब जब ये देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब फलां से मिल रहे हैं, फलां ये मूव हो रही है, तो वो समझते हैं कि मैं शायद मुझे माइनस कर दिया गया है। हालांकि उनका ये कहना कि जो ताजर मिले हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मिले हैं। भाई, आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सदर अलवी साहब के वसीले से मुलाकातों के लिए बार बार इल्तजा कर रहे हैं और आर्मी चीफ आपसे नहीं मिल रहे, तो क्या वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ताजर और आर्मी चीफ से नहीं मिल सकते? वैसे तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अगर तसल्ली नहीं दिला सकते किसी को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ भी मिलके क्या तसल्ली दिलाएंगे। हमें अपना सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहरहाल ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि हम पिछले काफ़ी सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने बॉर्डर्स को सेव करें, किस तरीके से डॉलर को और अजनास को रोकें। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन की वजह भी ये जो सॉरी मुझे फ्लूसा हुआ है, ये जो इन्फ्लेशन है फूड की, वो भी स्मगलिंग की वजह से होती है। ये जो डॉलर की उड़ान है, ये भी उसकी वजह से। तो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो हमें ठीक करना पड़ेगा। ताजरों का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान के अंदर का एक माहौल जो है वो ठीक किया जाए। दूसरा, आर्मी चीफ डेफिनेटली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर अब फ्यूचर के हवाले से कुछ खदशात हैं किसी कम्युनिटी को, तो वो अगर बराह रास्त उनसे डायलॉग कर लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। इसके साथ साथ हमारे जैसा कि बताया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम यही है कि वो समझते हैं कि जहां वो मौजूद नहीं है, जहां उनकी प्रेजेंस मौजूद नहीं है। वो आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पूछा गया तो कि आप तो इतनी गालम गलोच करते रहे इलेक्शन कमीशन को और आज आप तसल्ली से जा रहे हैं, तो वो कहने लगे वो पुल हमने अबूर कर लिया है। जी बिल्कुल, उस पर बात ना करें। आप उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है। मुझे अगले मौजू की जानिब वक्त की कमी की वजह से बढ़ना पड़ रहा है जनाब। और अगला मौजू जिस तरह से आपने बात की इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो जनाब इलेक्शन कमीशन की जो मुलाकातें हो रही हैं, अहम मुलाकात आज भी हुई है। उस मुलाकात का कुछ अहवाल ये है कि जनाब कि सिक्योरिटी का अमला उन्हें पुलिस के अलावा भी चाहिए होगा, और जिसकी जो तादाद सामने आई है वो 3,53,000 से ज़ायद सिक्योरिटी का अमला चाहिए होगा, जिसके अंदर 67,000 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। पंजाब में 52,000 होंगे, केपीके में 15,000 होंगे। डीआरओज और आरओज जो है उसकी भी जो है अब उनके भी लेटर्स और उनकी भी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, और वो ज़्यादातर जो होंगे वो होंगे ब्यूरोक्रेसी के साथ। और जो पीटीआई का जो एक मुतालबा था कि हमें आरओज फलां महकमे के दिए जाएँ, तो वो उन्होंने साफ उससे माजरत कर ली थी। और साथ साथ आपको बताते चलें कि पंजाब में 2,97,000 की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, 56,000 की नफरी दरकार होगी केपीके के अंदर। और आपको एक और ख़बर भी साथ देते चलें कि जी कबाइल जो हैं, कबाइली ज़ोमा, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस पुरानी मरदमशुमारी के ज़रिए इस इलेक्शन को उसका खैर मकदम नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक़ में डाका होगा। तो जनाब यहाँ पे सवाल मुर्जा सोलंकी साहब, ये फिर होगा इलेक्शन कमीशन का पंजाब में आरोज़ का ऐलान और सिक्योरिटी हुकाम की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात का इजहार, क्या इस सूरत हाल में पुरअमन इलेक्शन का इनकाद मुमकिन है? यासर, आपको याद होगा कि इन प्रोग्रामों में मैं अक्सर इस पर बात करता रहा हूं कि जो आइनी, कानूनी, सिक्योरिटी और जो माली मुश्किलात हैं, उन सब को अगर साथ रखें तो बेहतर यही होगा कि पार्लिमान की मुद्दत जब पूरी होगी वस्त अगस्त में, तो उसके बाद अक्टूबर में इंतखाबात वैसे भी ड्यू हैं, तो एक ही दिन में सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात को सामने रख कर किया जाए।
लेकिन अब क्योंकि पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, तो अब ये मामला एक तरह से इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ठीक है। कम से कम पंजाब की हद तक, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 58 है वो बाख्तियार बनाता है इलेक्शन कमीशन को कि आइन का जो आर्टिकल है 218(3), जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ही वाहिद आइनी इदारा है जो जिम्मेदार है मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने का। ठीक। तो जो आपने बातें बताई हैं, चाहे वो साबिक जो फाटा है उनके जो जोमा है उनके हवाले से हैं कि वहाँ पर एक हो रही है आदमशुमारी, सेंसस डिजिटल पूरे मुल्क में। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं। सिंध तो पहले ही सबसे पहले इस मसले पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और इसी वजह से इमरान खान की ही हुकूमत के दौरान जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उन्होंने ये फैसला किया था कि हम अगले इंतखाबात डिजिटल सेंसस पे कराएंगे। तो अभी जिस तरीके से इलेक्शंस का शेड्यूल आया है उसमें तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुराने आदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे। बाकी दो सूबों और पूरे मुल्क में पंजाब समेत जो कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो नई आदमशुमारी पर होंगे। तो ये एक चूं चूं का मुरब्बा जो है वो बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो संजीदा मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा में और वैसे तो पूरे मुल्क में जिस तरीके से दहशत गर्दी ने मुंह उठाया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इस वजह से भी है कि वहाँ पर जो पुलिस स्टेशंस हैं वो महफूज नहीं हैं, दफातर महफूज नहीं हैं। तो उसके बाद फिर आप ये देखें कि अभी 2-3 रोज़ पहले इसी आदमशुमारी की जो मुहिम थी उसमें जो लोग उन लोगों की हिफाजत कर रहे थे, आदमशुमारी करने वालों की, उनको शहीद किया गया। तो ये संजीदा मामलात हैं। और 2013 के इंतखाबात को अगर आप देखें तो 2013 के इंतखाबात में टीटीपी ने अमलन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी। वाहिद जमात जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी वो पीटीआई थी और इस तरीके से पीटीआई सामने आई। तो जो नरम गोशा है इनका पीटीआई का टीटीपी की तरफ, उससे अगर सलामती की सूरत-हाल बेहतर नहीं होती तो अमलन वहाँ पर पीटीआई और टीटीपी साथ साथ इलेक्शन लड़ रही होंगी एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत संजीदा सवालात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा कि वो किस तरह से यकीनी बनाए इन इलेक्शंस को। ठीक है जी। शनीला मार साहब फरमाइएगा, कबा के हवाले से बात हुई है, अब वो डिस्ट्रिक्ट्स तो बन चुके हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें उतनी नुमाइंदगी नहीं दी गई जितनी हमारी तादाद है। तो डोंट यू थिंक कि ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद ये मसले का हल नहीं होगा बल्कि ये मसले से बड़ा मसला पैदा हो जाएगा? जिस तरह से अमन व अमा का जो सूरत हाल ख़ास तौर पे केपीके के अंदर है, मौजूदा हालात क्या इजाज़त देते हैं कि आप माशी तौर पे और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेक्शंस हैं उनका कोई हमें जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर आप क्या समझती हैं कि किस हद तक खैर नज़र आती है? देखिए यासिर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बहुत दफ़ा इसके ऊपर हमने डिस्कशन की हुई है और बार बार हम यही बात करते रहे हुए हैं कि देखिए इलेक्शन से कोई इनकार नहीं करता। हर जमहूरी सोच रखने वाला बंदा ये कहता है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन होते रहने चाहिए। हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते कि वो आए 10 साल के लिए इस मुल्क के ऊपर आमरीत आ जाए और जो सियासतदान है वो सारे और पार्लियामेंट जो है उसको साइड पे कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक इतने मुतनाज़ा इलेक्शन क्यों करवाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर सब राजी नहीं हैं? आपकी जो हुकूमत है वो कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जून तक हमने आपको 5 अरब का बजट दे दिया है, हम अगले माली साल के अंदर आपको बाकी का बजट देंगे। 5 अरब दे दिया, 15 अरब वो कह रहे हैं कि हमें मजीद दे 2 सूबों के लिए। फिर आपने अभी खुद बता रहे कि कबायली इलाके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस मरदमशुमारी के तहत हमने नहीं इलेक्शन के अंदर जाना करेंगे। जी, आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे सिंध के अंदर, एमक्यूएम ने उसका बाइकआउट कर दिया। एक बड़ी पार्टी जो थी वो एक पूरे प्रोसेस से बाहर हो गई थी। अब आप इलेक्शन करवा देते हैं 2 सूबों के अंदर,
قبائلی علاقے والے جو وہ اس کے الیکشن کو نہیں مانتے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے, جیسے کہ مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ 2-3 جماعتیں الیکشن کیمپین نہ چلا سکے اور ایک پارٹی کو پورا جو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے کہ وہ جائے اور جا کے پوری کیمپین چلا سکے, تو وہ بھی آپ کے متنازع ہو جائیں سینسس گے. کا بھی تو ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سینسس کا. اور یہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی جن کے تحت آپ صوبائی الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں گی جس کے تحت آپ وفاقی الیکشن کروائیں گے, تو یہ اس لیے یہ بات ہے کہ آپ اتنا پیسہ اربوں روپیہ لگا کے ایک متنازع الیکشن کیوں کروانا ہے. ابھی اتنی ڈیٹیل سے آگے اقرار صاحب نے بھی بتایا کہ تاجران کے تحفظات کیوں تھے, اسی وجہ سے تھے نا کہ آپ الیکشن کروائیں, آپ پیسہ لگا دیں اور اس کے بعد کچھ پارٹی اس الیکشن کو نہ مانے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی نہ مانے, ہو سکتا ہے نواز لیگ نہ مانے, پیپلز پارٹی نہ مانے, اور پھر آپ کے ملک کے اندر وہی سارا کام شروع ہو جائے کہ احتجاج ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں اور ملک کے اندر استحکام نہیں آ رہا. استحکام آئے گا ہی تو اس ملک کے اندر جو ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. تاجران کے تحفظات کس وجہ سے, اسی وجہ سے نا, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک مستحکم پاکستان ہو اور ان کا کاروبار اس کے اندر پروان چڑھے. تو میں تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ پورے ملک کے اندر ایک ہی دفعہ الیکشن کروائیں, سینسس کروا کے, حلقہ بندیاں کروا کے, جو اصلاحات کرنی ہے وہ کروا کے, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو حل کر کے پھر الیکشن میں جائیں تاکہ سب کے تحفظات دور ہوں, سب کا اتفاق رائے ہو سکے. اعظم چوہی صاحب یہ فرمائیے گا جناب کہ آپ اے پی سی کے حوالے سے اسی پروگرام میں آپ نے یہ بات انیشیٹو لیا تھا, آپ نے بات کی تھی کہ اے پی سی ہونی چاہیے, تو اگر یہ اے پی سی ہو جاتی تو خان صاحب کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ ان کے خیال میں تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے. تو یہ میں بھی سن رہا تھا اور میں بڑا حیرانی سے یہ بات سن رہا تھا. پھر انہوں نے اگلی لائن یہ کی کہ جب صوبائی نشستوں کے انتخابات ہوں گے تو ساتھ ہی قومی کے بھی ہو جاتے تو بہتر تھا. تو خان صاحب کی یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ صوبائی اور قومی کے ایک دن میں ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت بھی میں طے کروں گا اور جسے کہتے ہیں وقت بھی میرا ہوگا اور جگہ بھی میری ہوگی. تو اگر خان صاحب کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ موجودہ حالات کے اندر صوبائی جو اسمبلی ہے اس کے انتخابات کروانا کسی طور پہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوں گے. اور اگر اے پی سی ہوئی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے جس میں خان صاحب کو اس بات کو مان جاتے ہیں کہ چلو یار 4 مہینے 5 مہینے کی بات ہے, سینسس بھی ہو جائیں گے, ڈی لمیٹیشن بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں اے پی سی ہونی میں سمجھتا تھا کہ بڑی ضروری تھی, گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو تھا, لیکن درمیان میں وہ ترکی میں کے اندر ایک زلزلہ جس کی وجہ سے بہت بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب کو وہاں جانا پڑا, اور اے پی سی کا اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ کیا اس کا فائنل ہوا ہے, کیا اے پی سی ابھی کی جانی ہے یا وہ ختم کر دیا گیا ہے. بہرحال اس کے اندر اگر اے پی سی ہوتی تھی, خان صاحب کو دعوت دی جاتی, اگر وہ آ جاتے, میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ, تو میرا خیال ہے بہتر تھا, ان کے لیے بھی بہتر تھا اور ملکی سیاست کے لیے بھی بہتر تھا. اگر وہ نہیں آتے تو وہ ان کی پی ٹی آئی اور خان صاحب کی اپنی جو ایک سوچ ہے, ان کی جو پولیٹیکل ایک پالیسی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے عوام کے سامنے. پھر حکومت کے پاس کم از کم یہ جواز ہوتا کہ جی ہم نے دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں آئے, تاکہ جو سلسلہ سیاست کا تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اب دوسرا یہ ہے کہ انتخابات کی طرف آتے ہیں کہ اب اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات, دیکھیں یہ ایک آئینی معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے بہت ساری بحث کی ہے, اور یہ آئینی معاملہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ صرف الیکشن کمیشن سے نہیں, یہ وایا سپریم کورٹ یہاں تک پہنچا ہے جہاں پہ آج اس وقت ہم کھڑے ہیں. سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ یہ انتخابات ہونے ہیں, لہٰذا اس وقت میرا خیال ہے کہ کسی بھی طبقے کو, کسی بھی فرد کو میرا خیال ہے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئین کے اندر کوئی غیر آئینی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اس سے ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ سیاسی طور پر آپ دیکھیں کہ 2 صوبوں کے علیحدہ الیکشن ہو رہے ہیں, 2 صوبوں کے علیحدہ, وفاق کے علیحدہ, بڑی مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ آئین کے ساتھ کوئی غیر آئینی حرکت نہیں کر سکتے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اس کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے, لہٰذا اب آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. وہ ایک مثال ہے کہ یہ ہنس کے کرو یا رو کے کرو, چاہے آپ کو ہنس کے کرنا پڑے چاہے رو کے کرنا پڑے, انتخابات میں جانا پڑے گا. اور ان انتخابات کے اندر جو انتظامات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یہاں پہ میں سمجھتا ہوں
الیکشن کمیشن نے جو ذمہ داریاں اپنی 31 دسمبر 2022 تک پوری کرنی تھی صحیح الیکشن کمیشن وہ پوری نہیں کر پایا. دیکھیں سینسز انہوں نے کمپلیٹ کرنی تھی, لیکن عادل جوہری صاحب انہوں نے بھی اس کا جواب بھی پیش complete کیا نہیں کہ ہم کی. خط لکھتے رہے اس وقت کی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, کہ آپ ہمیں فنڈز دیں اور مطلوبہ جو ریسورسز ہیں وہ دیں, لیکن انہوں نے بھی اس کے حوالے سے دھیان نہیں دیا. آغا صاحب, سر اصل مسئلہ انتخابات کے حوالے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا, لیکن جو نتائج آئیں گے, نتائج سے مراد یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج نہیں, ایز اے کانسیکوینس جو سٹیک ہولڈر جن کے کنسرنز ہیں, کوئی سینسس کو لے کے کر رہا ہے, کوئی سیکیورٹی کو لے کر, کوئی اکانومی کو لے کر, تو کیا ان انتخابات کے بعد وہ سارے کے سارے نتائج جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے, کسی کا کوئی ریزرویشن نہیں رہے گی؟ سر دیکھیں, آپ کی جو سوال ہیں وہ بہت ان ڈیپتھ والے سوال ہیں. میں تھوڑا سا ان کو وائٹ کرتے ہوئے پہلے ایک چیز آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, میں 1988 سے الیکشن کور کر رہا ہوں. پہلا الیکشن میں نے جو کور کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے جنگ میں جا کے کور کیا تھا. جنگ میں میری زندگی کا یہ پہلا الیکشن ہوگا جو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ایز اے ریٹرننگ آفیسر کرا رہا ہوگا, پروونشل اسمبلی کا الیکشن. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایڈیشنل سیشن جج اگر ہوتے ریٹرننگ آفیسر, تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بعد میں الیکشن کے ریزلٹس نہ مانتا. تو اب آپ کروا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سے, تو وہ بالکل ہی نہیں مانے گا. تو عدلیہ سے تو مانگے تھے نا. یہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ نے آگے سے کہہ دیا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سرکمسٹانس یہ ہیں کہ عدلیہ ریٹرننگ آفیسر تو فراہم نہیں کر پا رہی ہے. اس الیکشن کا رزلٹ مانے گا کون؟ میں بالکل مانتا ہوں اعظم صاحب بھائی کی بات کہ ہمیں الیکشن پہ جانا ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر پاکستانیوں کا 30 ارب روپیہ لگ رہا ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں, 30 ارب بھائی کام کر رہے ہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہمیں جانا ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اس رزلٹ کا کیا آئے گا, آؤٹ کم کیا آئے گا؟ آؤٹ کم, یہی میرا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے, اگر میں فار ایگزامپل ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو میں انکار کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔
तई कोशिश करके इंसाफ के अदारों से और सदर साहब के साथ मिल के उन्होंने वो इलेक्शन मैनेज कर लिया जो वो अपनी मर्जी से चाह रहे थे, केपी का और पंजाब असेंबली का। तो अब इस वक्त आप आगा इकरार कह रहे हैं कि शायद, मेरा ख्याल है कि पहले डीसी और एसी जो है वो पहले भी 90s में 1-2 इलेक्शन उनके ज़रिए भी हो चुके हैं। ये आरओ का इलेक्शन जो था, जिसको आसफ जरदारी साहब ने कहा था 18 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, वो भी डिस्प्यूटेड हुआ था। उसमें जजेस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजेस फराहम किए थे। आप 13 की बात करें, ठीक। और अब जो अदलिया को समझ आ गई है कि वो शायद 13 की बात करो, तो अब अदलिया को भी समझ आ गई है कि ये एक ऐसा आने वाला इलेक्शन जो है इतना डिस्प्यूटेड होगा, उन्होंने सॉरी करके वो पीछे हट गए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मुझे पूरा नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन, इन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। वो एक नई कैंपेन में जाएंगे और इस मुल्क के साथ, इकॉनमी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से जो पिछला 1 साल जिस तरह से इसने रखा है क्राइसिस में, और उसमें इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, आने वाले दिन कुछ अच्छे दिन मुझे नज़र नहीं आते। मैं एक मुसलसल क्राइसिस देख रहा हूँ। ठीक, आप जी आगा साहब। मुझे याद पड़ता है कि 88 के बाद कोई इलेक्शन प्रोविंशियल लेवल के असिस्टेंट कभी नहीं करवाए। ठीक है, क्योंकि मैं सारे कवर किए, मैंने एक इलेक्शन सिर्फ कवर नहीं किया है। वो उसके अलावा सारे के सारे जो है जो अपना एडिशनल सेक्रेटरी, अपना सेशन जज होते थे, वो नेशनल असेंबली के जिम्मेदार होते थे। जो सिविल जजेस होते थे वो उनके जिम्मे, बहुत ऐसे एरियाज, कोई होगा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे अगर कमी हो उसकी सिविल जजेस की, तो फिर किसी डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी लगी होगी। 2013 में जुडिशरी के लोग थे। नहीं, मैंने 88 की कवर किए, 2013 में क्योंकि इमरान ने इल्जाम लगाया था ना जस्टिस मुझे याद नहीं चौधरी पड़ता पे। है। बिल्कुल ठीक और है। इसमें आप देखिए, सॉरी, इसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी आपने शामिल कर लिया। मेरा मकसद है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का जो इलेक्शन कराएगा, कोऑपरेटिव के अपने ही जो लोगों पे इतने, यानी कि जितनी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज है, तमाम पे लोग उंगली उठाते हैं कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अंडर आती हैं, तो इलेक्शन की कौन मानेगा उसकी? वो उसके ठीक है। एज ए सीनियर रिपोर्टर आपके अपने तहफुजात हैं जिन्होंने इस इंतखाबात को कवर किया और इंटरनेशनल, अगर उसको 2/3 मिल गए तो ठीक है, वरना वो उसी वक्त को क्या करेगा? आज लेकिन आगा साहब, दुनिया में पाकिस्तान में कॉल दे देगा। मैं सिर्फ आखिर ये बार बार यही बात हो रही है कि अगर 2/3 मिल गया तो इमरान खान से तो खुश हो जाएंगे, तो बाकी भी तो सियासी कुव्वतें हैं। यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये इतने मुतनाज़ा इलेक्शन आप क्यों करवा रहे हैं? जब आप जनरल इलेक्शन में जाते हैं उसकी इन्वायरमेंट भी चेंज होगी, तब सिक्योरिटी का भी होगा, उसके जो लोग जिनके अंडर होगी वो भी मुख्तलिफ होंगे, तो सबको मानने पड़ेंगे रिजल्ट। लेकिन आप 2 सूबों के अंदर करवा देंगे जहां पे मर्दमशुमारी भी नहीं हुई होगी, जहां की हल्का बंदियां भी मुख्तलिफ होंगी, और जहां पे कुछ पार्टियों के तहफुजात भी होंगे, सिक्योरिटी के भी मसले होंगे, तो इतने पे आप 20 अरब रुपए अवाम का क्यों जाया करें? ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। जितनी बड़ी तादाद इन्होंने मांगी है फोर्सेस के हवाले से, 3 लाख आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर इतनी बड़ी तादाद मुयस्सर भी है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। आप पूरे बॉर्डर खाली कर देंगे सिर्फ इस। देखिए, बात ये केपीके में 10 साल से अपने पीटीआई गवर्नमेंट है, और उन पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने तमाम अपना सिस्टम जो है अपने सारे ब्यूरोक्रेट अपने मुताबिक लगाए हुए हैं। वहाँ पे एएनपी नहीं मानेगी, वहाँ पे पीएमएल नहीं मानेगी, वहाँ पे जेयूआई नहीं मानेगी। पंजाब में जो है वो इसलिए नहीं कह सकते कि मिक्स एंड मैच हो गया, बीच में इनकी भी गवर्नमेंट आ गई है। ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इनके इलेक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर के इलेक्शन कोई भी नहीं मानेगा अगर जब वो कहेगा कि मैं हार गया हूँ। नहीं माने, चले जी, मुझे क्लोज करना है। सदर साहब ने इलेक्शन की डेट दे दी, गवर्नर साहब ने दी नहीं, अगर वो इलेक्शन की डेट पे ना राजी हुए तो फिर क्या होगा? केपी के गवर्नर, फिर आप केपी के गवर्नर ने नहीं दी, तो फिर आप 2 मुख्तलिफ डेट्स पे इलेक्शन करवाएंगे। 2 मुख्तलिफ डेट्स पे कराएंगे। यकीनन मामलात ऐसे हैं कि हम इन आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ के साथ ही आज का प्रोग्राम उसको ख़त्म करते हैं। जनाब, मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने पैनलिस्ट जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शर्जीला अम्मार साहबा का, आगा इकरार साहब का, सज्जाद अनवर साहब का और आज़म चौधरी साहब का। डिटेल के साथ आज के मौज़ूआत को जनाब समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।